चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स वाला पार्ट है। तो हम जो देख रहे थे टॉपिक लास्ट एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट प्राइस वाला, उसी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स जब परचेज करती है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो ओपन मार्केट से बाई कर सकती है। ओपन मार्केट से बाई करने का एक एडवांटेज ये है कि मार्केट प्राइस पे डिवेंचर्स मिल जाते हैं, कितनी बार प्रीमियम नहीं देना पड़ता। तो अगर डिवेंचर्स फेस वैल्यू से नीचे या डिस्काउंट पे चल रहे हैं या एट पार चल रहे हैं तो वहां से ले लो, तो वो प्लस पॉइंट है। तो क्या होगा कि फिर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप डिवेंचर होल्डर्स को कांटेक्ट करोगे तो वो प्रीमियम मांगेंगे, वहाँ खर्चा हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास रहता है। अब जब हम खुद के ही डिवेंचर्स मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो आगे जाके हम इन डिवेंचर्स का क्या करेंगे, उसके दो ऑप्शन हैं। या तो इमीडिएटली उसको खरीदते ही कैंसिल कर दो, या फिर आप उसको कुछ टाइम होल्ड कर सकते हो। होल्ड करोगे तो उसको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर दिखाना पड़ेगा, दैट इज होल्डिंग ऑफ डिवेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन इन फ्यूचर वो आगे जाके कहीं ना कहीं कैंसिल तो होते ही है वैसे। अब इन्होंने यहाँ पे आपको मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13 दे रखा है जिसमें कैलकुलेशन समझाई है, बट जर्नल एंट्री एक्सप्लेन किए बिना टॉपिक का टाइटल लगा के सीधा इलस्ट्रेशन दे दिया। तो जर्नल एंट्रीज ही नहीं पता होगी करना क्या है तो इफेक्ट देंगे कैसे। तो पहले मैं आपको विदाउट रेफरिंग टू द इलस्ट्रेशन जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ अपना एग्जाम्पल बना के, और फिर उसके बेसिस पे अपने इलस्ट्रेशन बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देख लो कि इसको कैसे अप्रोच करना है। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके साथ साथ। और दूसरा ऑप्शन है फॉर होल्डिंग एज इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम बोलते हैं ओन डिबेंचर्स। अब इसमें दो चीजें आएंगी, जो प्राइसिंग होगा उसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। सेम चीज यहाँ पे भी, जब आप बाई कर रहे हैं तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे। मतलब चार सिनारियोज हैं यहाँ पे, ये चारों में हम जनरल एंट्रीज करके देखेंगे, उसके बाद ही फिर सम के ऊपर जाएंगे। अब इसके लिए डेटा कुछ फ्रेम कर लेते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी अपन देख रहे थे। मैं डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे सीधा एंट्रीज कर लेंगे। पर डिबेंचर ही कैलकुलेशन रखते हैं, इजी रहेगा। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, ताकि मंथली 1% का रेट रहे, आपके लिए गिनना ईजी हो जाएगा। जो डेट्स हैं इंटरेस्ट पेमेंट की वो 30 सितंबर एंड 31 मार्च, अपना फाइनेंशियल ईयर वाला ही डेटा रखता है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो एक एक्स इंटरेस्ट प्राइस अज्यूम कर लेते हैं। लेट द एक्स इंटरेस्ट प्राइस बी 97 रुपीज। दोनों ऑप्शंस में प्राइस ये फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे 97 या 102, 97 102, कंपैरिजन भी हो जाएगा वैसा। तो ये सारा डेटा अपना फिक्स है, इसके बेसिस पे अब ये सारे कैलकुलेशन करने हैं। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसमें एक्स इंटरेस्ट वाले पे बात करेंगे 97 पे, फिर उसके बाद आएगा 102। ये सारे ऑप्शंस हैं। बोलो इतना पार्ट क्लियर है, समझ आ गया? चलो पहले एंट्रीज देखते हैं, फिर आपको जो लिखना भी हो तो स्लाइड चेंज करके देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस ये वाला, ठीक, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस है कितना 97 रुपीज। अब देखो कैलकुलेशन वो डेट वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे डेटा में एक चीज अभी हमने ये नहीं लिखी है कि परचेज कौन सी डेट पे हुआ है, तो डेट ऑफ परचेज लिखनी बाकी है। तो डेट ऑफ परचेज भी अज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बिना सम शुरू नहीं होगा। डेट ऑफ परचेज नवंबर रख लेते हैं, जो कल रखी थी ना वही एग्जाम्पल। 30 नवंबर इज द डेट ऑफ परचेज। टाइमलाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 अज्यूम करके चल रहा है। ये सेंटर हाफ और ये अपना ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब अगर 30 नवंबर को हमने परचेज किया है तो अगेन कंसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं।
हम कंपनी है, हम अपने डिबेंचर जो है मार्केट से बाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम कंपनी या हमने ही जो इंटरेस्ट डिक्लेयर किया होगा सितंबर में किया होगा, अगली बार जो डिक्लेरेशन होगा वो मार्च में होगा। अगर हम नवंबर में परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला जो भी सेलर होगा वो ये बोलेगा कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो तो मुझे चाहिए, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ना, इसका इंटरेस्ट भी मैं साथ में चार्ज करूंगा इस डेट पे। रीजन बीइंग कि अब अगली बार जो इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा 31 मार्च पे होगा, और 31 मार्च पे जिसके पास डिबेंचर होंगे उसको पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई ये होल्डिंग पीरियड तो मेरा है ना, तो इसका इंटरेस्ट मुझे चाहिए। ये बात कर हमने की थी। ये ड्यूरेशन कितना हो रहा है, 2 मंथ्स हो रहा है। तो इन शॉर्ट जो सेलर होगा ना, वो आपसे डिबेंचर के पैसे तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बोलेगा मुझे इंटरेस्ट का पैसा आज ही चाहिए। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब आपने उसको 97 रुपीज जो है वो डिबेंचर के दे दिए, 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया। अब डिबेंचर आते ही आप करोगे क्या, इमीडिएटली कैंसिल। ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो साथ में समझ लो। सबसे पहले तो एक डिबेंचर कैंसिलेशन वाली एंट्री आएगी, और थोड़ा एंट्रीज पे ध्यान देना, नहीं तो फिर सब स्किप हो जाएगा। 12% डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर की, 100 रुपए। अच्छा, कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रही है ना, यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट 2 महीने का कितना होगा पता चलेगा, 2 रुपीज। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 2 रुपीज। तो टोटल पे आउट कितना हो रहा है, 99। अब देखो डिबेंचर डेबिट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम उसको इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हैं। एक्सक्लूडिंग में इंटरेस्ट इंक्लूड कैसे होता है, एक्स कभी इंक्लूड होता है क्या? चलो, तो यहाँ पे 12% डिबेंचर्स को हम कैंसिल करने वाले हैं, 100 रुपीज में डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट के नाम पे हम कितना पे कर रहे हैं, 2 रुपीज। कंपनी के लिए तो एक कॉस्ट है ना, तो ये 2 रुपए का खर्चा हमने दिखा दिया। पेएबल किसको है, टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कितना पे करना है उसको डिबेंचर होल्डर को, 99। डिफरेंस का अमाउंट क्या है, नहीं बोलो अमाउंट नहीं, बोलो वो है क्या, प्रॉफिट है, लॉस है, सेविंग्स है, क्या है? कंपनी के लिए फायदा नहीं है वो, पैसे बच गए ना, कुछ समझ आ रहा है? देखो कैसे, डिबेंचर का आप कितना दे रहे हो, इंटरेस्ट को छोड़ दो, डिबेंचर का आप कितना दे रहे हो, 97। डिबेंचर है कितने का, 100 रुपए। तो आपके एज ए कंपनी आपके पैसे बच रहे हैं ना, कितने पैसे बच रहे हैं, 3 रुपए बच रहे हैं। इसका डिफरेंस कितना है, वही 3 रुपए ही है ना। ठीक है, तो जो 3 रुपए है ना, दैट इज प्रॉफिट। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और कितना अमाउंट आ जाएगा, 3 रुपीज। मैंने इंटरेस्ट को इग्नोर करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वो इंटरेस्ट यहाँ पे भी है और वो इंटरेस्ट यहाँ पे भी है, वो तो आमने सामने सेटल हो गया। बट 100 का डिवेंचर है ना फेस वैल्यू पे, और आपने 97 ही पे किए, तो 3 रुपए की बचत हो गई ना। ये 3 रुपए आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ये लास्ट में जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बात समझ आ गई, क्लियर? तो ये पहली ड्यू वाली एंट्री हो गई। डिबेंचर के कैंसिलेशन का इफेक्ट भी आ गया, इंटरेस्ट का खर्चा भी रिकॉर्ड हो गया, डिबेंचर होल्डर्स को जो पे करना है वो ड्यू भी हो गया, और जो बचा वो प्रॉफिट में भी चला गया। क्लियर हो? तो ये इसका इफेक्ट है। अच्छा, अब बाकी की चीजें कर लेते हैं। पेमेंट वाली एंट्री भी तो करनी है, और इसको छोटा कर देता हूं। हाँ, पेमेंट वाली एंट्री देख लो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, सिंपल। और पेमेंट कितना होगा, 99। कर दिया पेमेंट, ट्रांजैक्शन यहां तक कंप्लीट। अब क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री पे क्या होगा, एक डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा पीएनएल में जाएगा, और एक ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो एक एंट्री आपकी हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट था इंटरेस्ट का, 2 रुपए। तो 2 रुपए आपने पीएनएल में डाल दिया। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये डेबिट होगा टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट, 3 रुपए। समझ आए? अब ये दोनों आमने सामने सेटल नहीं होंगे, ध्यान रखना। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल एक्सपेंस है, वो पीएनएल में जाएगा। ये जो है कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दोनों पीएनएल में जाने वाले होते तो आमने सामने सेटल हो जाता और 1 रुपए का फायदा होता। 3 रुपए बचा है, 2 रुपए ब्याज में खर्चा हुआ, तो नेट तो 1 ही रुपया बचा। बट क्योंकि एक रेवेन्यू है, कैपिटल है, दोनों की इफेक्ट हमने अलग अलग दिखाई, आमने सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना। अब देखो यहां तक आते आते सब कुछ हो चुका है। डिबेंचर बुक्स में से गायब हो गए, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, खर्चा रिकॉर्ड हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो इमीडिएट कैंसिलेशन अगर आप कर रहे हो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, तो ये आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। ये एंट्री नंबर 3, ये एंट्री नंबर 4। बोलो
अब इसमें ऐसा कुछ हो जो नहीं समझ आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? बस तो ये ट्रांजेक्शन है। अब इसमें फिर इसके बाद हम सेकंड केस जो है वो ट्राई करेंगे, एक्स इंटरेस्ट के बदले कम इंटरेस्ट प्राइस पे। पर्टिकुलर्स तो वही रहेंगे, नंबर चेंज होने वाले हैं। एक बार आप ये लिख लो, फिर मैं वापस से वो भी करवा देता हूँ, फिर से लिख लेते हैं एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। हो गया, नोट कर लिया? चलो देखें नेक्स्ट, सेम ही चीज है, लेकिन जो प्राइस है वो एक्स इंटरेस्ट के बदले कम इंटरेस्ट हो जाएगा, वैसा है। तो बाकी एंट्री सेम रहने वाली, बट एक बार लिख लेते हैं। अमाउंट है 102, बाकी डेटा पूरा सेम है। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट पोर्शन इसमें उतना ही रहने वाला है। हमने बात की थी कि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे गिनते हैं, तो अगर सेम डेटा है तो इंटरेस्ट का अमाउंट 2 रुपए ही रहेगा, तो बाकी कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, वैसा है। अब इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्या होना चाहिए। पहली एंट्री में डिबेंचर कैंसिल करना है, तो डिबेंचर अकाउंट जो है उसको करो डेबिट 100 रुपए से। डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे कर दो 2 रुपए। पूरा पेएबल है टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है 102 रुपए। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है, देखो 100 का डिबेंचर 100 में गया, वो नंबर वैसा आ गया कि प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो ठीक है, होता तो अपने कैपिटल वो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन दिखा देते, बट चलो अच्छा ये भी थोड़ा वेराइटी हो गई। ओके, अब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है, तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 102 रुपए पे कर दिए, बात खत्म। अब आ जाएगी क्लोजिंग एंट्री, PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट, खर्चे में दिखा के खत्म करो, इंटरेस्ट का खर्चा 2 रुपए। लास्ट एंट्री आई नहीं क्योंकि प्रॉफिट था नहीं, अगर प्रॉफिट होता तो वो अपने कैपिटल रिजर्व में ले जाते, वैसा। वैसे मैं अमाउंट चेंज करा भी सकता हूँ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बट ठीक है, रहने देते हैं। दोनों वेरिएशंस आ गए ना, एक प्रॉफिट वाला आ गया, एक बिना प्रॉफिट का आ गया, तो उल्टा बेटर ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब ये एक पार्ट कंप्लीट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है, आपने डिबेंचर खरीदा लेकिन इमीडिएट कैंसिल नहीं किया, तो डेटा एग्जाम्पल पूरा सेम रहेगा, मैं एग्जाम्पल में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एज इट इज रहेगा, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ कैटेगरी ये वाली आ जाएगी, होल्डिंग एज ओन डिबेंचर वैसा आ जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट में क्या फर्क आएगा देखो, और दोनों लास्ट में टैली भी कराऊंगा, तो मजा आएगा आपको। होल्डिंग own debentures as investments, ठीक है, वैसा। पहला एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो था 97 रुपीज। आपको पता है कि इसके ऊपर 2 रुपए इंटरेस्ट देना है, वो तो फिक्स है, मतलब कैलकुलेशन वही है, तो उसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज आएगा। यहाँ पे डिबेंचर खरीदते ही मैं इमीडिएट कैंसिल तो कर नहीं रहा हूँ, तो टेक्निकली मैं अगर पहले ही 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो डिबेंचर तो बुक से गायब हो जाएंगे, तो होल्ड कैसे करूंगा? तो क्योंकि मैं अभी इमीडिएट कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा डिबेंचर अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता, मैं इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ।
आप जब भी कोई असेट में किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक असेट अकाउंट क्रिएट करते हो। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो वो अकाउंट डेबिट होता है, बिल्डिंग खरीदी तो वो अकाउंट डेबिट होता है। वैसे ही यहाँ पे हम अपने खुद के डिबेंचर खरीद रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे और उसका एक नाम आपको असेट के हिसाब से देना पड़ेगा। वो नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं ओन डिबेंचर्स। दिस इज एन असेट, ओन डिबेंचर्स, ठीक है। और कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करो, जितने पे आपने खरीदा। असेट आप जितने पे खरीदते हो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट, यहाँ फेस वैल्यू वाला कोई चक्कर नहीं है। आपने डिबेंचर के कितने पैसे दिए 97, तो आप 97 पे इसको रिकॉर्ड करोगे, नॉट ऑन 99, नॉट ऑन 100। 99 नहीं, 2 रुपए तो इंटरेस्ट है। डिबेंचर के लिए प्योरली कितना पे किया 97, 2 रुपए तो इंटरेस्ट का पे किया, उसकी इफेक्ट वैसे ही आएगी जैसे आ रही थी। वो तो आपका पीएनएल वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो वैसे ही रहेगा। पेएबल कितना डिबेंचर होल्डर्स को 99। यहाँ अभी कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, प्रॉफिट तब रिकॉर्ड होगा जब डिबेंचर इन फ्यूचर कैंसिल होंगे। अभी हमने 97 रुपीज की एक असेट खरीदी है, 2 रुपए उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हैं, 99 का पे आउट करना है, खत्म, इतना ही ट्रांजेक्शन है। इसके बाद दूसरी एंट्री आ जाएगी जहां पे हम पेमेंट करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो पेमेंट की एंट्री दिखा दो, सीधा 99 रुपीज, कंप्लीट। अभी इतना ही होगा, असेट क्रिएट कर दी, पेमेंट कर दिया, बात खत्म होगी। आगे अब ट्रांजेक्शन में क्या होगा, एक तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट वाला जो खर्चा है वो आप पीएनएल में लेके चले जाओ जैसे कर रहे थे, उसमें कोई फर्क नहीं। पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये आपका जो अमाउंट है वो है 2 रुपए, खत्म। तो ये तो ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट। अब ऐसा है, इन फ्यूचर जब ये डिबेंचर्स कैंसिल आउट होंगे, खत्म हो जाएंगे, तब क्या ट्रीटमेंट होगी वो यहाँ पे देखनी, ठीक है। तो वो पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। अब जब मैं डिबेंचर्स को कैंसिल करूंगा इन फ्यूचर, तब जो उसकी इफेक्ट होगी उसमें मैं वो 12% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है। अब डिबेंचर जो है बुक से गायब हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो उसकी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा 100 रुपए। सामने क्या करना पड़ेगा, असेट गायब, जब खरीदा तो असेट क्रिएट की। अब क्या हो रहा है, मैं अल्टीमेटली असेट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, उसको बुक से गायब कर रहा हूँ। तो ये वाला जो अकाउंट है ना आपका, ये रिवर्स होगा। तो सामने आपकी असेट जो है वो खत्म हो जाएगी, ओन डिवेंचर्स। अच्छा, रिकॉर्ड कितने पे की थी 97 पे। अब देखो 100 रुपीज का डिवेंचर डेबिट हुआ है और सामने 97 की असेट आपकी क्रेडिट हुई है। डिफरेंस का जो अमाउंट है वो क्या है, वो प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अब दिखेगा, तो ये अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वही सेम नाम, कोई फर्क नहीं, इतना 3 रुपए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डिबेंचर बुक से गायब, असेट सामने बुक से गायब, डिफरेंस का अमाउंट प्रॉफिट में गया। इस प्रॉफिट को अपन कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। बोलो, बात समझ आई। अगर आप ये सारी एंट्रीज को मर्ज करके देखो तो नेट एंट्री आपको वही मिलेगी जो फर्स्ट केस में थी। मैं आपको टैली करा देता हूं, देखो इसमें हमने पता क्या किया, एक टेम्पररी ओन डिबेंचर अकाउंट क्रिएट किया, ये वाला। आप एक काम करो, इसको गायब कर दो और ये एंट्रीज को ना मर्ज करके देखो, आपको सेम एंट्री दिखेगी जो फर्स्ट केस में हमने देखी। फर्स्ट केस में जब हमने इमीडिएट कैंसिल किया ना, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आप बुक में देख लो, टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट, बोलो दिख रहा है। ये दोनों एंट्री को आप मर्ज करके देखो, आपको फर्स्ट केस वाली पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम दिखेगी, बस ये गायब कर दो। बात समझ आई। तो हमने क्या किया, टेम्पररी एक असेट क्रिएट की, बाद में असेट को वाइंड अप कर दिया, कैंसिलेशन इमीडिएट करने के बदले फ्यूचर में की, बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन, समझ आई बात यहाँ तक। तो ये था आपका होल्डिंग ऑफ ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट्स वाला केस एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब ये अगर कम इंटरेस्ट प्राइस होता तो उसमें अपने वो 102 वाला अमाउंट लेते और डिवीजन होता 100+2, बाकी तो सारा सेम ही रहना था। तो ये आप लिख लो, और वो फोर्थ वाला केस जो है ना, ये वाला आप ट्राई करके देखो एंट्रीज क्या बनती है। फिर मैं अमाउंट यहीं पे चेंज कर दूंगा या ऑब्लिक करके लिख दूंगा, तो एक केस आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। अभी ना एक बार मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, फिर कोई स्लाइड देखेगा तो कंफ्यूजन होगा ये क्यों लिखा है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो।
बोलो, एंट्री समझ आई? दूसरी वाली हो रही है, कम इंटरेस्ट प्राइस वाली। एक बार मैं ऑल्टरनेट में यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस की बात करें तो 102 है, डिवाइड हो जाएगा 100 प्लस 2 में। तो एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा? ओन डिबेंचर्स के तौर पे आप जब डिबेंचर परचेस कर रहे हो तो आपका डिबेंचर का कॉस्ट कितना लग रहा है? 100 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ तो 2 रुपये ही रहेगा। पे आउट हो जाएगा आपका 102, ठीक है। पे आउट में वही एंट्री 102, इंटरेस्ट का कॉस्ट सेम 2 रुपये, कोई फर्क नहीं। जब इन फ्यूचर कैंसिलेशन होगा तो यहाँ पे ओन डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स आपका डेबिट तो होने ही वाला है। यहाँ 97 के बदले कितना आएगा? 100। प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली एंट्री आपकी गायब हो जाएगी अल्टीमेटली, ये एंट्री हम नहीं करेंगे, बाकी की चीजें सेम रहने वाली। समझ आए? प्राइसिंग में जो चेंज करना है करने दो उनको, एक्स इंटरेस्ट करो, कम इंटरेस्ट करो, 97 रखो, 95 रखो, 105 रखो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है? एंट्रीज का फॉर्मेट तो वही रहने वाला, नंबर्स जो भी है उस हिसाब से चेंज होंगे, वो बात अलग है। प्रॉफिट हो ना हो दैट डिपेंड्स, बट अदरवाइज फ्लो यही रहने वाला है। अब ये जितना मैंने आपको बताया ना, इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बट इसमें अभी कवर नहीं की है। वो सिचुएशन क्या है समझा देता हूँ। वो यहाँ पे मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, वो सम में आपको डेट के साथ मिलेगा ना डेटा, उसी में पॉइंट आएगा और वो फिर सम में ही एक्सप्लेन करूंगा। वो बहुत अच्छा पॉइंट है और थोड़ा उस चीज को विजुअलाइज करना, मैं ये टाइमलाइन से बता देता हूँ। हमने अपने डिबेंचर यहाँ पे परचेज किया, ठीक है, मान लेते हैं एज ओन डिबेंचर, कैंसिलेशन नहीं किया, तो मतलब मैंने यहाँ डिबेंचर खरीद के रख लिए। अब रख लिए वो ठीक है, इन फ्यूचर कैंसिल होंगे ये बात भी तो हो रही थी, बट इन फ्यूचर कब कैंसिल होंगे वो अभी डिसाइडेड थोड़ी ना है। और कोई लॉ में लिखा नहीं है कि 1 महीने में करना है, 15 दिन में करना है, 3 महीने में करना है, हो सकता है 6 महीने बाद करो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? 30 नवंबर को डिबेंचर खरीद के रख लिए, फिर आ गई 31 मार्च। अगर आपने 31 मार्च से पहले वो डिबेंचर कहीं पे भी कैंसिल कर दिए तो कोई पंगा है ही नहीं, सारा मैटर वहीं खत्म। लेकिन अगर 31 मार्च आ गई और वो डिबेंचर अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं, अब इंटरेस्ट डिक्लेरेशन वाले में पंगा होगा। अब बताइए क्या सिचुएशन होगी। मान लो टोटल जो डिबेंचर्स है वो 1000 है, 100 डिबेंचर हमारे पास है और 900 डिबेंचर जो है ना वो आउटसाइडर्स के पास है, पब्लिक के पास है। जब डिबेंचर पे इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा तो सिर्फ 900 पे थोड़ी करोगे, फिर पूरे 1000 पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पेपर तो 1000 डिबेंचर एग्जिस्ट करते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट की पूरी इफेक्ट 1000 डिबेंचर्स के हिसाब से आएगी, बट उसमें 100 तो हमारे पास ही है। तो उन 100 डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो किसका हुआ? फिर कंपनी का ही हुआ। तो मतलब हम खुद को ही इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब खुद को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पेमेंट तो एक्चुअल में होगा ही नहीं ना, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े वहीं से निकल के वहीं जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो मतलब बात ये होगी, हम डिबेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस पूरा 1000 डिबेंचर्स का दिखाएंगे, लेकिन जो पेमेंट होगा ना वो सिर्फ 900 का होगा, क्योंकि पे तो आउटसाइडर्स को ही करेंगे ना। बट ये 100 डिबेंचर पे जो हमारा इनकम दिख रही है वो इनकम हम शो करेंगे, मतलब ड्यू वाली एंट्री होगी, पेमेंट वाली एंट्री नहीं होगी। खुद को कैसे इंटरेस्ट पे करूं? मेरे बैंक अकाउंट से निकलेगा, मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक टू बैंक, ऐसी कोई एंट्री तो होती नहीं है। तो हम एक्सपेंस के नाम पे पूरा दिखाएंगे 1000 डिबेंचर्स पे, उसमें से 900 पे आउट करेंगे, ये हमारा नेट खर्चा और ये हमारी इनकम। तो 1000 डिबेंचर का एक्सपेंस, 100 की इनकम, 900 का खर्चा, तो अल्टीमेटली नेट हमारा पे आउट 900 पे ही हो रहा है। लेकिन इसकी भी इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगी एंट्री जब हम करेंगे तब। इसको टोटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, पे आउट नहीं होगा, लेकिन इन 100 डिबेंचर्स पे जो एक्सपेंस हमने किया ना वो हमारी इनकम दिखेगी। अब पता है बैलेंस शीट में अब इसका या पीएनएल में इसका इफेक्ट देखो तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा हो जाएगा। पीएनएल में जब हम खर्चा दिखाएंगे ना तो मान लो 1000 डिबेंचर्स पे 1-1 रुपया है, तो 1000 रुपये खर्चा दिखेगा, बट सामने 100 रुपये इनकम दिखेगी। कौन से 100 रुपये? ओन डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट डिक्लेयर होगा तो मेरा ही है ना। तो मैं एक्सपेंस के नाम पे पूरा 1000 रुपये एक्सपेंस शो करूंगा, लेकिन उसमें 100 रुपये तो मेरे ही होंगे। तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया मेरा? 900। अब ये जो इफेक्ट है ना, ये फिर इलस्ट्रेशन में अगर तारीख वैसी आ गई तो फिर उसमें इफेक्ट देना पड़ेगा कि आपने डिबेंचर खुद के खरीदे, इमीडिएटली कैंसिल नहीं किए, बीच में इंटरेस्ट की डेट है उसके बाद कैंसिल हुए, तो एट द डेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये वाला इफेक्ट देना पड़ेगा। अब वो पॉइंट अभी अपन ने इसमें कहीं पे कवर नहीं किया है, सम के साथ ही हो पाएगा। समझ में आ रही? क्लियर? बाकी सारा यहाँ तक करवा दिया आपको। अब जो है इलस्ट्रेशन नंबर 12, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन।
इसमें आपको अभी मेरी फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सम डिस्कस करा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ, एंट्री आपको एक बार ट्राई करनी है, जहाँ नहीं समझ आएगा अपने फिर पूरा सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में। XYZ लिमिटेड हैज 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब यहाँ क्वांटिटी के साथ चलना है। इंटरेस्ट रेट 10% है, वो भी ध्यान रखना है। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन June 30 and December 31st every year. Company is not maintaining any sinking fund. चलो ठीक है। On 1st April 2022, the company purchased 500 debentures at ₹95 each, come interest, for immediate cancellation. ये भी क्लियर है। On 1st October 2022, the company purchased 600 debentures at ₹90 each, ex interest, for immediate cancellation. एक में कम इंटरेस्ट कर दिया, एक में एक्स इंटरेस्ट कर दिया, 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है। आपको अब इसकी जर्नलिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज जो है वो पास आउट करनी है, तो देख लेते हैं। टाइमलाइन एक बार समझा देता हूँ आपको, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर है 12। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं वो जून और दिसंबर है ना, तो फिर अपने यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। ईयर कोई भी ले लो, उन्होंने वैसे ईयर लिख, अच्छा 22 है ना, सॉरी लिख। तो देखो ये सब इंटरेस्ट पेमेंट्स की डेट रही होगी। 1 जनवरी से पहले वाला 31 दिसंबर, फिर 30 जून, फिर 31 दिसंबर, ये अपने सामने। ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो एक 1 अप्रैल को हो रहा है यहाँ पे। अब डेट ऐसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान में रहे। ट्रांजैक्शन वाली डेट यहाँ लिख दो, बाकी इंटरेस्ट वाली डेट्स नीचे लिख दो, आपके कैलकुलेशन के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे है 1 अक्टूबर, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन की डेट्स है। 1 अप्रैल 2022 कंपनी ने जो अपने डिवेंचर्स परचेस किए हैं यहाँ पे वो है 500 डिवेंचर्स एट ₹95 कम इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने परचेस किए 600 डिवेंचर्स एट ₹90 एक्स इंटरेस्ट। पहला हिसाब फिर वही करना है कि इसमें इंटरेस्ट पोर्शन कितना है और इस पे अलग से इंटरेस्ट कितना देना है। आप पहले गिन के रख सकते हो, कैलकुलेशन पहले कर लो, फिर एंट्री स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, तो यहाँ थोड़ा बहुत वो पॉइंट में जाएगा। 12% होता तो ईजी हो जाता है। अब देखो ये वाला पार्ट देख लो, 500 डिबेंचर्स वाला 1 अप्रैल, आखिरी बार इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा। अब हम इस डेट पे हैं तो आपको पता है इसके पिछले वाली ड्यूरेशन देखनी होती है, ये वाली, और इसका इंटरेस्ट चुकाना होता है, क्योंकि हम तो हमेशा कंपनी ही होंगे इसमें। वैसा है, अब ये कितना गैप हो रहा है 3 मंथ्स का, तो अब 100 रुपए की अगर फेस वैल्यू है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है वो गिन लो। फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट का रेट 10%, ड्यूरेशन 3 महीने, कितना आ रहा है? 2.5, सही है। अब अगर ये 95 रुपीज कम इंटरेस्ट है तो मतलब इसके अंदर 2.5 तो इंक्लूडेड है ना, तो 2.5 जो है वो आपने पे किया है इंटरेस्ट के नाम पे, और बाकी 92.5 जो आपने पे किया है डिबेंचर के नाम पे। ये क्लैरिटी आ गई। अब इस पे चलते हैं अक्टूबर वाले पे। लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ होगा 30 जून को जब इंटरेस्ट पे आउट हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा क्योंकि पहली तारीख है और ये आखिरी तारीख है। तो अगेन ये जो टाइम गैप हो रहा है वो फिर से कितना है? 3 महीने। अब 3 महीने का आंसर वही आने वाला है 2.5, कुछ नया तो आएगा नहीं, बट ये अलग से देना है ना, एक्स इंटरेस्ट है, समझ आया? एक एक्स इंटरेस्ट है, एक कम इंटरेस्ट है, दोनों में फर्क है। बोलो, बात समझ आ गई? तो आपका ट्रांजैक्शन वाला पूरा कैलकुलेशन क्लियर है। अब यहाँ से आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। जर्नल एंट्री आप ऑर्डर में चलोगे, फर्स्ट सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी 1 अप्रैल वाली, कर लो, ये वाली इफेक्ट दे दो।
इमीडिएट कैंसिलेशन है वो तो बोला ही है, तो ओन डिबेंचर तो क्रिएट करने नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करो, एक बार देखो, ट्राई करो, आप कर लो ये एंट्री, फिर मैं बता देता हूँ। बोलो, एंट्री हो रही है? डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। प्रॉफिट लॉस कुछ होगा ना, डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं, इंटरेस्ट के नाम पे आपने पे किया 2.5, डिबेंचर होल्डर्स को हम टोटल पे कर रहे हैं 95, तो डिफरेंस का अमाउंट जो है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा? 7.5। ठीक है, फिर पेमेंट कर दो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अभी क्लोजिंग एंट्री तो अभी करनी नहीं है, वो तो फिर लास्ट में होगी ना 31 दिसंबर पे, पीएनएल वाली और कैपिटल रिजर्व वाली, तो क्रोनोलॉजी में जा रहे हैं तो वो साथ में नहीं करनी है। फिर अभी आप सीधा इनको पेमेंट दिखा दो 95 रुपीज और यहाँ बात खत्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन 30 जून को आएगा, बीच में इंटरेस्ट वाली एंट्री, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे 30 जून। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, होल्डर्स वाला नहीं भी दिखाओ तो ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पे होगा वो देखना पड़ेगा। टोटल डिबेंचर्स जो आपके आउटस्टैंडिंग थे ना वो 5000 थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपके कितने डिबेंचर बाईबैक हो गए या कैंसिल हो गए? 500। तो यहाँ कितने बचे होंगे? 4500। तो 4500 डिबेंचर्स पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। कितने ड्यूरेशन का? 6 महीने का। पूरे साल का जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज 10%, तो 6 महीने का आधा हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अपन ऐसे कर सकते हैं, 4500 डिबेंचर्स 100 रुपए के, तो 4,50,000, इसके ऊपर 10% और हाफ ईयर, देख लो कितना हो रहा है, 22,500 होगा। तो ये आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट आना चाहिए। टीडीएस की बात कुछ की नहीं है सब में, अपने इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा 22,500 इंटरेस्ट कॉस्ट। इसकी भी क्लोजिंग एंट्री साल के एंड में करेंगे, अभी नहीं करनी। बट जब डेट वाइज पूरा सम चल रहा होता है, बीच में इंटरेस्ट की डेट आती है, तो इम्प्लाइड होता है कि वो एंट्री करनी चाहिए। वैसा टीडीएस वाला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो। आपको लगे ऐसा एग्जाम में कि यार टीडीएस वाला पॉइंट दिखा दूं, फिर नोट लिखना पड़ेगा, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एट 10%, फिर आपको वो एंट्री दिखानी पड़ेगी। बट जब कुछ नहीं बोला है तो नोट मार के इग्नोर कर दो ना। नोट लिख देना आपको क्लैरिफाई करना हो तो कि भाई टीडीएस के बारे में सब में कुछ बोला नहीं है तो हमने कंसिडर नहीं किया। वैसा अदरवाइज होता तो टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट ऑफ 10%। इसे चेक करके समझ आ जाएगा, आपको पता है पॉइंट।
और क्योंकि सम में नहीं था आपने किया नहीं, थोड़ा सेफ ऑप्शन हो जाता है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये पार्ट हो गया। इसके बाद डायरेक्टली अपने आ जाएंगे 1 अक्टूबर कि अगला ट्रांजेक्शन तो उसी डेट पे हो रहा है। इफेक्ट सेम ही रहने वाला है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट जो है उसको डेबिट करो, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करो टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट सॉरी डिबेंचर 100 रुपए के, इंटरेस्ट वही 2.5 रुपए। यहाँ पे हमने पे किया 90 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, तो 92.5, और प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपए, यही हो रहा है। वो इंटू 500 या जो भी 600 आप कर लेना, मैं तो पर डिबेंचर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सम में आप जब करोगे तो ये पूरा 500 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 600 से मल्टीप्लाई होगा, वो ध्यान रखना। आप पर यूनिट लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्वांटिटी के हिसाब से चलना। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 92.5 पर डिबेंचर। अब इसके बाद डायरेक्टली लास्ट डेट आएगी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट पे आउट होगा या नहीं होगा? हुआ ना? कितने डिबेंचर बचे हैं? 5000 थे ओरिजिनली, 500 बाईबैक हो गए, 600 बाईबैक हो गए, 1100 गए, बचे कितने? 3900। तो अब यहाँ पे जो डिबेंचर इंटरेस्ट की अगर आप इफेक्ट दिखाओगे तो वो 3900 डिबेंचर्स के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10% रेट 6 महीने का ऐसा होगा। देख लो कितना आ रहा है, 19500 है, 19500 आएगा, 19500। ठीक है, बात समझ आ गई? ये सब होने के बाद आप क्लोजिंग एंट्रीज पे आ सकते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल खर्चा दोनों मिला के पीएनएल में ले जाओ तो एक ही बार एंट्री हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। 22। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, डिबेंचर इंटरेस्ट में 2 एंट्री नहीं आएगी, 4 आएगी। वो समझा देता हूँ। क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा क्या माइंड ऐसे खुला रखना पड़ता है। एक डिबेंचर इंटरेस्ट ये भी तो पे हुआ है इंटू 500, एक डिबेंचर इंटरेस्ट ये पे हुआ है, एक डिबेंचर इंटरेस्ट ये पे हुआ है इंटू 600, और एक डिबेंचर इंटरेस्ट ये चारों टोटल होंगे। जब पीएनएल में क्लोजिंग करोगे ना तो 1 2 3 4 ये चारों मिला के आपका सही अमाउंट आएगा और एंट्री आएगी पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एक ये पार्ट। दूसरा और कुछ आएगा क्लोजिंग में? प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व वाला ये रहा, ये इंटू 500, ये इंटू 600। ठीक है, तो ये प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, इसका टोटल कंबाइन एंट्री हो जाती तो सही है ना। फिर बार बार साल के बीच में कोई पीएनएल में लेके नहीं जाता, तो इम्प्लाइड होता है डिबेंचर इंटरेस्ट वाला जो आपको साल के एंड में दिखाना चाहिए। तो वैसे अकाउंटिंग में 4 एंट्री अलग अलग कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकली वो ठीक नहीं है। तो बस क्लोजिंग एंट्री तो लास्ट डेट पे ही होती है। आप टोटल टैली कर लेना। जैसे डिबेंचर इंटरेस्ट वाला पार्ट इनका आ रहा है 44,750, आपका आ रहा है चारों का टोटल करके, वो चेक कर लेना। आ रहा है, टैली हो रहा है। एक 22,500 तो था ही, 19,500 भी था। ये वाला मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है? 1250, और एक ये वाला 1500। तो ये सारा आपका डिबेंचर इंटरेस्ट का टोटल खर्चा है, लास्ट में टैली होना चाहिए। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन की बात करें तो ये दोनों, एक होगा 3750 और दूसरा होगा 6000, 9750, यही आ रहा होगा। $37,500 नहीं है, 3750। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट जो सीआर में जाएगा। कंप्लीट पूरा समझ आया? ठीक है, तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12। और कुछ बचा है? एक हाँ DRR क्रिएट किया है इन्होंने, कहीं बोला था आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम किया है। सिंकिंग फंड नहीं बनाया ना, तो इम्प्लाइड हो गया कि आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम किया है। फॉर्मेलिटी वाली एंट्री, जितने डिबेंचर आपने
रिडीम की है या बाईबैक की है, उसका फेस वैल्यू, उसका DRR बनाना है। हमने पहले 500 डिबेंचर बाईबैक किए, फिर 600, टोटल 1100 हो गए। 1100 डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 1,10,000 रुपए का लास्ट में DRR बनेगा। वो फॉर्मेलिटी आपको करनी है, वो एंट्री लास्ट में की है। अब उसको डेबिट में सरप्लस अकाउंट लिख सकते हो, PNL अप्रोप्रिएशन लिख सकते हो। टेक्निकली PNL अप्रोप्रिएशन लिखा जाता है तो वो भी चलेगा। तो PNL अप्रोप्रिएशन टू DRR क्लोजिंग पे बना दिया, फॉर्मेलिटी है कर दी, और कुछ भी नहीं। इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में बनाते, बट लास्ट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है। चलो अब नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 13, दैट इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये इमीडिएट कैंसिलेशन था, इसमें आएगा डिबेंचर्स होल्ड किया आपने एज इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें देखो, अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर भी सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। इसमें वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा बीच में, और फिर वो मैं नहीं कराऊंगा तो आपको घर पे डाउट ही आने वाला है। ठीक है, सम तो अच्छा है, टाइम भी लेगा मेरे हिसाब से ना, इसको आज के बदले कल रखते हैं। रीजन भी कि ये करा दिया ना, एक बार इसको समझ लो, फिर अभी दूसरा भी साथ में करा दूंगा, थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए। वैसे कोई ऐसी जल्दी नहीं है, और आज ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो ही गया। तो इलस्ट्रेशन 13 कल के लिए रखते हैं, और होमवर्क में नहीं दे रहा, मैं यही करा दूंगा, मेरे साथ में डिस्कस कर लेना। और फिर ऐसे सेम सम्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये बाकी रखते हैं। अच्छा, क्रैकर देख लो एक बार, उसमें क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। ये रिपीट टाइप के सम्स होंगे तो वो तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। 13 वाला इलस्ट्रेशन मेरे लिए छोड़ दो। सम्स में तो वैसा कुछ बचा ही नहीं है जो समझाना बाकी हो, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के सम्स हैं, कौन से कैंसिल हैं, जो क्योंकि मॉड्यूल में चेंज हुआ है ना, तो कुछ चीज़ें होंगी जिसमें एक्स्ट्रा भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो वो अपने कैंसिल कर देंगे। देखो पेज नंबर 5.8 पे प्रैक्टिकल सम स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने कैटेगरी वाइज ही रखा हुआ है। तो कैटेगरी आप पूरी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ। जैसे इशू ऑफ डिबेंचर वाली जो फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, 2 जो भी आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे सम्स हैं। इसमें मुझे कुछ आपको समझाना बाकी नहीं। फिर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, इसके ऊपर है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्काउंट वाला कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं। इसके भी सारे सम्स आप ट्राई कर सकते हो, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 13 वाला पार्ट है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये हमने देखा था, वो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना, या तो इसकी कोई इफेक्ट मत दो या सस्पेंस क्रिएट करके खत्म कर दो। तो ये बहुत बेसिक है, पर फिर भी पुराने पेपर्स में पूछा हुआ है। देखो इतना बेसिक सम होने के बाद भी 13 में, 16 में, 19 में पूछा हुआ है, और 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। बट हाँ, लास्ट 5 साल 6 साल में नहीं पूछा है, तो मुझे लगता भी नहीं कि अब इतना प्रोबेबल है। बहुत बेसिक एंट्री है, तो सस्पेंस क्रिएट करके खत्म कर दो तो कुछ पूछने लायक चीज नहीं है। तो ठीक है, इसमें एक आध सम भी आपको करना है तो भी ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं दोगे चलेगा। एक 13th वाला कर लेना, बाकी छोड़ देना, एक सम तो कर लेना, एंट्री ध्यान में रहे। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, ये वाला इन्होंने मॉड्यूल में से टॉपिक हटा दिया है, तो आपको नहीं करना है तो चलेगा, जाने दो, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है इसलिए नहीं करा रहा। बाकी कुछ नहीं, कहीं और आया सम या कोई और चैप्टर में कुछ कवर किया तो बात अलग है, अभी काम का नहीं है। तो ये 16, 17 ये सब जाने दो। 18 में क्या है, परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ये आज जो कराया वो 18, 19, 20, 21, ये 4 सम आपके इस इलस्ट्रेशन 12 के जैसे हैं। अगर आज साथ में प्रैक्टिस करना है तो पहले ये भी उठा सकते हो कि ये सम का आपका ग्रिप आ जाए, तो इसमें से 2-3 सम कर लोगे ना, ग्रिप आ जाएगी। आज ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। लेजर बनाने मत बैठना, इन्होंने एक सम में लेजर वाला बोला हुआ है, लेजर वाला पार्ट छोड़ देना, जर्नल एंट्री वाला सम कर लेना। जैसे 18th आप कर सकते हो, 19th है, 20 कर सकते हो। 21 में लेजर बनाने वाली बात की है, वो अगर जरूरत लगेगी तो मैं यहाँ करा दूंगा। बाकी लेजर में होता नहीं, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही होती है, बट बाई चांस डायरेक्टली करना नहीं समझ है तो यहाँ करवा दूंगा, उसको भी जाने दो। परचेज ऑफ डिबेंचर इज इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आज नहीं बनेगा आपका, क्योंकि अभी इलस्ट्रेशन 13 बाकी है, बट बाद में आप कर पाओगे। 22, 23 आप कर पाओगे बाद में। 24 जो टॉपिक है ना, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर व्हेन देयर इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड वाला टॉपिक इन्होंने मॉड्यूल में से हटा दिया है, तो ये आपका पूरा पार्ट कट हो जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये पूरा हेडिंग, 31, 32 सब
लास्ट तक ये सारे आपके सम कैंसिल हो गए बिकॉज टॉपिक मॉड्यूल में से गायब है। ठीक है, तो इतने सम्स कम हो गए, बाकी के जो सम्स है वो करने हैं आपको। आज अगर स्टार्ट करोगे तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन 12 प्रैक्टिस करके इसके टाइप वाले वो 3 सम कर लो पहले, बाकी के फिर आप कल से भी स्टार्ट करोगे तो चलेगा। ठीक है, बस इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर कल कंटिन्यू करेंगे, कल ये चैप्टर पैकअप हो जाएगा।